हेलो दोस्तों। तो आज हम पॉलिटी का जो 365 चल रहा था उसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो अपने फर्स्ट पार्ट में चुनाव के बारे में डिस्कस किया था, जो चुनाव से संबंधित एक साल की करंट थी। अब दूसरे पार्ट में है संसद और विधानमंडल वगैरह की चर्चा। तो हम दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला आर्टिकल है आंतरिक आपातकाल को लेकर, इंटरनल इमरजेंसी को लेकर। अब इंटरनल इमरजेंसी हमें समझना है। तो आपातकाल अपने यहाँ कितने प्रकार के हैं? तीन तरीके के आपातकाल हैं। तो इमरजेंसी तीन प्रकार की है। एक इमरजेंसी है युद्ध वाली इमरजेंसी। तो इसे अगर थोड़ा हम समझें तो अपने यहाँ क्या है, युद्ध से एक इमरजेंसी लगती है, युद्ध वाली। एक होता है बाहरी आक्रमण। एक कौन सा होता है? बाहरी आक्रमण। एक होता है सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह, ये तीन तरीके के हमारे यहाँ विद्रोह होते हैं। इन्हें थोड़ा समझना है। युद्ध का मतलब होता है अगर किसी देश ने हमला कर दिया है, तो हमला किसी देश ने कर दिया, तो हमला कर दिया। अब बाहरी आक्रमण का क्या मतलब होता है? बाहरी आक्रमण का मतलब होता है हमले की तैयारी है, तो हमले की तैयारी है अगर जो बाहरी आक्रमण होता है। और सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है देश के अंदर बगावत हो जाए, तो देश के अंदर हिंसा होनी चाहिए, या तो हिंसा होगी या क्या हो जाएगी, बगावत हो जाएगी। तो इनका मतलब होता है। तो ये है। अब यहाँ पे चूंकि हमें इसमें समझना है आर्टिकल में, सबसे पहले आपातकाल के जो हमने प्रकार देखे, अब हमें समझ में आ गया इसके बारे में। तो सबसे पहले देखा हमने कि राष्ट्रीय आपातकाल है, जिसमें युद्ध देखा जब अटैक हो जाता है। और उसके बाद बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण का मतलब जब तैयारी चल रही होती है, अभी छोटा मोटा होगा, केवल बॉर्डर पे। आंतरिक अशांति। अब सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? देश के अंदर बड़ी बगावत या हिंसा हो। पहले इसकी जगह आंतरिक आपातकाल था, आंतरिक अशांति वाली चीज थी। तो इसे हमें समझना है। दूसरा आपातकाल है राष्ट्रपति शासन, जो हम जानते ही हैं, जब भी कभी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र होता है वो विफल हो जाए, मतलब राज्य सरकार सही से काम ना कर पाए, तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत है। जब वित्तीय स्थिति देश की खराब हो जाए या राज्य की खराब हो जाए, किसी क्षेत्र की, तो क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि 2024 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, कौन से के तहत? 352 के तहत। उस राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो आंतरिक आपातकाल का मतलब क्या होगा? देश के अंदर कोई है गतिविधि हो रही हो, तो आंतरिक आपातकाल था। तो उसकी 25 जून 1975 को, अब 50 साल हो चुके हैं अभी 2024 में। तो इस वजह से ये किया गया। आपातकाल क्या है? तो भारत में आपातकाल के दौरान क्या होता है, मेन मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? आपातकाल में क्या है, आपातकाल एक तरीके से रोक लगाता है। जैसे सोसाइटी है, उसमें गेट लगा दिया कि इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, तो मूल अधिकार का क्या हो गया? रोक लगा दी है इस पे। तो मौलिक अधिकारों पे निलंबित कर दिया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित करने का जो प्रावधान है, जो कहीं से तो लिया होगा हमने, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। अब जर्मनी हिटलर वाला था, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जर्मनी में हिटलर आपा क्या लगाता था? लोगों पे मौलिक अधिकारों को छीन लेता था, यहूदियों के। तो वैसे ही याद कर सकते हैं कि वाइमर संविधान से हमने ये प्रावधान लिया था। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, वो भाग कौन से में दिए गए हैं? भाग 18 में दिए गए हैं, जो आपातकाल से संबंधित है। उसके बाद है, अगर आर्टिकल देखेंगे तो 352 से 360 के बीच में ये दिए गए हैं। अब इन प्रावधानों के पीछे औचित्य क्या है, मतलब ये क्यों शामिल किए गए होंगे कि मौलिक अधिकारों का निलंबित करना है? और ये जो आपातकाल के प्रावधान, तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनी रहे। संप्रभुता का मतलब क्या हो जाएगा कि देश अपने निर्णय लेने में आंतरिकों बाह्यों सही से ले सके, एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, मतलब देश की आंतरिक स्थिति और बाह्य स्थिति पे कोई अड़चन ना आए। और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था भी बनी रहे। मतलब क्या होगा, अगर कोई व्यवस्था को खराब करता है, भंग करता है, तो हम सशस्त्र विद्रोह के आधार पर उस व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। कोई ग्रुप हो सकता है, कुछ भी, और संविधान की रक्षा कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें प्रस्तावना में भी है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है। तो ये है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही है। तो ये केवल पॉइंट तो नॉर्मल ही है। अब आपातकाल के हमने तीनों प्रकार भी समझ लिए थे, तीनों का अर्थ भी समझ लिया कि युद्ध का मतलब अटैक होना होता है, और बाह्य आक्रमण का मतलब अटैक की तैयारी करना होता है, और सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है देश के आंतरिक वाले मामले में। अब अनुमोदन कैसे होता है आपातकाल का? अब पहले थोड़ा देख लेते हैं। आपातकाल लगा भी तो है भारत में, राष्ट्रीय वाला है, जो एक तो लगा था 1962 में,
कब लगा था? 1962 में सबसे पहली बार लगा था। ये लगा था बाहरी आक्रमण के लिए। बाहरी आक्रमण किससे होगा? तो 1962 वाला जो लगा था वो चाइना के लिए लगा था। फिर उसके बाद लगा था 1971 में। 1971 में लगा था पाकिस्तान के साथ युद्ध, जब वो बांग्लादेश बना था, वो वाला लगा था। 1975 से जो लगा था 77 के बीच में, ये इंदिरा गांधी के समय आंतरिक संकट के कारण लगा था। तो ये 3 बार अपने यहाँ लग चुका है। अब देखते हैं अनुमोदन कैसे होता है। तो आपातकाल की घोषणा हो गई है, उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मतलब क्या हुआ? सरकार क्या करेगी? सरकार बैठी होगी, सरकार उस आपातकाल को घोषित कर देगी। सरकार ने क्या कर दी है? सदन में बैठ के घोषणा कर दी है। अब घोषणा कर दी है, तुरंत जरूरी तो है नहीं, क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन ने सरकार ने कह दिया पूरे भारत में क्या लग दिया? आपातकाल लगा दिया। पर आपातकाल का अनुमोदन पूरे देश में लगा है या किसी हिस्से में, तो चाहिए भी तो अनुमोदन सदन का। तो संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन चाहिए होता है, कितने दिन के? 30 दिन के भीतर, मतलब 1 महीने के भीतर ये अनुमोदन आवश्यक होता है। अवधि क्या होती है कि अगर जैसे अनुमोदन हो जाएगा, उद्घोषणा हो जाएगी, उसके बाद 6 महीने तक लागू रहेगा। कितने महीने तक? 1 महीने के बाद 6 महीने तक लागू रहेगा, अगर अनुमोदन हो जाता है तो। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक विकल्प के माध्यम से अगले 6 महीने के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक बार हो गया और फिर आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस प्रक्रिया को अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये जैसे अब मान लो पाकिस्तान से ही अटैक हो जाता है, तो एक बार लगा दिया 6 महीने के लिए, 1 महीने का अनुमोदन करके, जैसे जिस दिन घोषणा हुई, सबसे पहले घोषणा होगी, घोषणा के 1 महीने में अनुमोदन चाहिए, 30 दिन के अंदर एक अनुमोदन चाहिए। उस अनुमोदन के बाद 6 महीने लगा रहेगा, फिर अनुमोदन कर दो, फिर 6 महीने, और ऐसे करते-करते कितना भी समय हो सकता है, तो ये बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आपातकाल को अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। जो अनिश्चित वाला प्रावधान है, इस प्रावधान को 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब आपातकाल समाप्त हुआ था, तब इसमें ये जोड़ा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपातकाल को मंजूरी देना या जो संकल्प आता है वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, क्योंकि सारे दल मतलब सार्वभौमत होना चाहिए सबका लगभग, क्योंकि विशेष बहुमत थोड़ा कठिन होता है। तो लगभग ज्यादातर पार्टियों का सपोर्ट होना चाहिए, तब विशेष बहुमत होगा। तो आपातकाल की मंजूरी कैसी होती है? विशेष बहुमत से पारित होती है। और बहुमत कैसे होगा? कुल सदस्यों का 50% से अधिक, और उपस्थित और जो मत देने वालों का कैसा होगा? 2/3 होगा। तो उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित भी है वहां पे सदन में जितने, और उनमें से जितने उन्हें मत दिया उसका 2/3 माना जाएगा, जो 50% से अधिक होगा। तो कुल का या तो 50% से अधिक हो, साथ ही में उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 हो, तब विशेष बहुमत से ये पारित किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में देखें तो यदि 6 महीने की अवधि के दौरान लोकसभा मान लो भंगी हो जाए, कि 6 महीने तो लगा रहेगा ना आपातकाल, और ये आपातकाल के दौरान लोकसभा हो जाए भंग, और आपातकाल की स्थिति आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं मिल पा रही, अभी तो हमने पढ़ा यहाँ पे अनुमोदन चाहिए, लोकसभा ही नहीं रही है, लोकसभा राष्ट्रपति ने भंग कर दी, और मान लो अब मंजूरी देने के लिए समय ही नहीं रहा है, इस उद्घोषणा की वैधता को लोकसभा पुनर्गठित करने के अब 30 दिन के भीतर देना होगा। मतलब जो नई लोकसभा बनेगी, पुरानी वाली लोकसभा का चूंकि विघटित हो गई है, तो जो नई लोकसभा बनेगी, इस नई लोकसभा के पास कितने दिन होंगे? फिर से वही 30 दिन होंगे, 1 महीना ही होगा। उसके पास भी 1 महीना था, इसके पास भी 1 महीना। बस यहाँ अंतर ये है कि जो 6 महीने वाली अवधि थी वो खत्म हो जाएगी, बशर्ते इस बीच राज्यसभा मंजूरी दे दी हो। और ये तब नियम तब कब लागू होगा ये 30 दिन वाला? जब राज्यसभा ने मंजूरी दे दी हो। अगर राज्यसभा मंजूरी नहीं देगी तो ये खत्म मान लिया जाएगा। तो क्या है, हमने समझा यहाँ पे 1 महीने में तो अनुमोदन चाहिए, 1 महीने में अनुमोदन चाहिए, और अनुमोदन के बाद 6 महीने कितने भी बार बढ़ा सकते हैं, और कितने भी बार वाली चीज 44 में के द्वारा जोड़ी गई थी। और बहुमत कैसे चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। पर अगर गलती से 6 महीने के भीतर आपातकाल की स्थिति लागू थी और लोकसभा हो जाती है भंग, तो 30 दिन के भीतर अनुमोदन चाहिए, जब लोकसभा नई वाली आएगी। पर राज्यसभा इसे क्या करे देगी? मंजूरी दे चुकी हो तो। वरना राज्यसभा अगर मंजूरी नहीं देगी तो कोई फायदा नहीं होगा। आपातकाल का निरसन देखें, अब लगाना तो विशेष बहुमत से चाहिए 2/3 से, पर अगर हटाना है तो नॉर्मल हट जाएगा। नॉर्मल का मतलब राष्ट्रपति किसी भी समय एक उद्घोषणा जारी करेगा, घोषणा, और उसके संबंध में ये रद्द कर सकता है कभी भी आपातकाल को, और उसके लिए कोई संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अगर समाप्त हो चुका है तो इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति नॉर्मल एक घोषणा के माध्यम से संसद की अनुमति के अनुमोदन के बिना ही समाप्त कर देगा।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो कैसे हो सकता है कि लोकसभा एक साधारण बहुमत से ही लगाने के लिए विशेष चाहिए था, पर साधारण बहुमत से लोकसभा क्या कर देगी, अनुमोदन कर देगी और उसके बाद इसे समाप्त मान लिया जाएगा। अगर लोकसभा कह देती है कि अब अनुमोदन साधारण बहुमत से ले आई कि इसे हटना चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा। अब आंतरिक आपातकाल जो लगा था, तो उसके बाद क्या हुआ था, आंतरिक आपातकाल 75 वाला जो था, 75 से 77 में, उसके बाद 44वां संविधान सर आया था, क्योंकि जनता पार्टी आ गई थी बदल के। तो जनता पार्टी जो थी मोरारजी सरकार वाली, उस जनता पार्टी 44वां संविधान संशोधन लेके आई थी 78 में। इसके बाद संवैधानिक कुछ प्रावधान किए गए थे। क्या किए गए थे? जैसे पहले ये प्रावधान था कि सीधे राष्ट्रपति की अगर कह दी जाती है तो मान लिया जाएगा। अब कहा था लिखित अनुमोदन होना चाहिए। तो पहले राष्ट्रपति के कान में कह दी तो बात माननी पड़ेगी, अब लिखित चाहिए, क्योंकि लिखित का आधार हमेशा रखा रहेगा संरक्षित। तो आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर ही मानी जाएगी। तो लिखित सलाह क्या होगी, उसकी आगे जांच भी तो हो सकती है कि लिखित क्या दी गई थी, तो लिखित सलाह मानी जाएगी। ये 44 में की गई थी। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि इंदिरा गांधी की सरकार चली गई तो उसके बाद मोरारजी सरकार आई थी जनता पार्टी की। तो जब जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कुछ ऐसे प्रावधान करेगी कि अगली बार ना लग सके, तो उनने किया लिखित सलाह की आवश्यकता होगी। दूसरा क्या हुआ इसमें 44 मई के द्वारा कि मौलिक अधिकार जो था 359 के तहत दायरा सीमित कर दिया गया। इसमें कहा गया कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण होता है 20 और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो आर्टिकल 21 है, ये आपातकाल के दौरान भी लागू रहेंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण दिया जाता है उसे जबरन दोषी नहीं बना दिया जाएगा, वो हमेशा मान्य रहेगा, चाहे कि आपातकाल लागू हो। मतलब 359 हमेशा लागू रहेगा। इसमें इसे नहीं खत्म किया जा सकता। कौन सा 20, 21 क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, तो चाहे आपातकाल ही क्यों ना लागू हो, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। तो कौन से लागू रहते हैं हमेशा, 20 और 21। तो ये याद रखना है। किस आर्टिकल के तहत है 20 और 21, 39 3 वो 359 के तहत है, ये है। अब लोकसभा का कार्यकाल तो 83वां आर्टिकल, जिसमें अभी चेंज भी हुआ था, हमने पहले वाले पार्ट में देखा था 83 वाले में चेंज भी हुआ है नए चुनाव वाले सुधार से। तो 83 वाला अनुच्छेद और 172 अनुच्छेद, तो 83 और 172 जो अनुच्छेद हैं, संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया था। तो इनमें क्या है, लोकसभा का कार्यकाल के बारे में बात है, कल हमने देखा था। इन्हें 6 से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया था। 6 कर दिया गया था इंदिरा सरकार के समय, और उसे घटा के अब फिर से 5 कर दिया गया था। तो ये पूछा जाएगा लोकसभा का कार्यकाल दोबारा से 5 कब किया गया, तो इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कैसे याद करने, 83 और 72, तो इनमें डिफरेंस होगा हमेशा 89 का डिफरेंस होगा। राज्य के जो संसद के आर्टिकल होते हैं जो राज्य के आर्टिकल होंगे। उसके बाद है 275 का ए। 275 के ए को कैसे हटाना, यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था और किसी गंभीर स्थिति को निपटने के लिए किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य बल की तैनाती करने की जो शक्ति देता है, तो इसे हटाया गया था। तो अनुच्छेद 275 के ए को हटाया गया। अब है 275 पर ये काम कर रहा है लगभग आपात जैसा। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्ति थी कि अगर उसे लगता है राज्य में कोई ऐसी दिक्कत आ रही तो सशस्त्र बल की नियुक्ति कर सकती थी। तो इसे हटा दिया गया था 275 के ए को। उसके बाद न्यायिक समीक्षा, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न जुड़े जो सभी संशय विवादों की जांच सुप्रीम के द्वारा की जाएगी। ये भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति, उनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही फैसला होगा न्यायिक समीक्षा का। तो समीक्षा तो हर चीज की हो सकती है, पर अब चूंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा विधानसभा के तो है नहीं है जो हाई कोर्ट में होगा, इनका कहाँ जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगला है दल बदल का कानून। तो दल बदल का एंटी डिफेक्शन लॉ हमेशा ही चर्चा में रहता है। तो इसमें क्या होता है, एक दल, मान लो कुछ पार्टी के व्यक्ति हैं, वो कुछ पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर इनमें से कोई व्यक्ति क्या है दूसरे पार्टी में चला गया, तो इसे क्या माना जाएगा, दल बदल माना जाएगा। अब इस दल बदल को 10वीं कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। उसके बाद जो 10वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी, 9वीं जोड़ी गई फिर 10वीं जोड़ी गई। तो 85 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो उस समय दल बदल को कानून लेके आए। तब क्यों लेके आए थे, तो हुआ क्या था, 1950 से लेके 1970 तक पार्टी के नेता बार बार अपनी सीटों को बदल लेते थे। तो वो सीट को बदल मतलब एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे।
ये घटना तब ज़्यादा हो गई जब 67 के बाद 67 से जो 1967 से और 1971 के बीच हरियाणा के एक नेता थे, जो उनका नाम था गयालाल करके। तो गयालाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी, मतलब सुबह अलग पार्टी, दिन में अलग, शाम तक अलग। तो एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी, 67 से और 71 के बीच में ये बदलाव हो रहा था, तो तब बदली थी। तो तभी से एक अवधारणा आई आया राम गया राम वाली। तब उसके बाद चूंकि ये 71 की थी, तब तो इंदिरा की सरकार थी। उसके समय जब इन राजीव गांधी की सरकार आई, तब भी ये समस्या चली रही थी। तो 1985 में क्या कर दिया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। तो ये देखा गया। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट में 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती देने की एक रिट आई है, कि इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है कि दल बदल वाला, चूंकि सदन का नेता इसे डिसाइड करता है, तो कभी कभी इसमें स्वेच्छा वाली समस्या आती है। अब दल बदल के कानून के बारे में देखते हैं। तो दल बदल विरोधी जो कानून होगा, उन विधि निर्माताओं को अयोग्य ठहराने का, कौन से विधि निर्माता, क्योंकि ये कहाँ पे है, सदन में है, तो विधि निर्माण करते हैं। तो विधि निर्माताओं को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है, जो राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल को छोड़ देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कि कोई व्यक्ति मान लो बीजेपी या कांग्रेस की पार्टी से चुनाव जीता है। अब उस जीतने में उस व्यक्ति का योगदान ही थोड़ी ना होगा, उस पार्टी का भी योगदान होगा, लोगों ने वोट दिया होगा। अब वो वोट जीत मतलब चुनाव में जीत चुका है वो व्यक्ति, अब जीतने के बाद वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाएगा, तो कौन सी पार्टी, दूसरी में किसी में ज्वाइन कर लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, स्वेच्छा से जो सदस्यता छोड़ेगा अयोग्य मान लिया जाएगा, क्योंकि उसने जानबूझ के छोड़ा है। इसे 42 के तहत, मतलब 52 संविधान संशोधन के तहत क्या मान लिया जाएगा, अयोग्य मान लिया जाएगा। दल बदल में अयोग्यता का कोई भी निर्णय होता है, तो समस्या यही है कि निर्णय का जो अधिकारी होता है, वो पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन मतलब सदन का, लोकसभा का स्पीकर होगा। तो अब चूंकि स्पीकर होता है, तो इसी बात को चुनौती दी जाती है कि स्पीकर सत्ता दल के निर्णय कभी कभी उसके पक्ष में दे देता है, तो इस वजह से। अब अयोग्यता के आधार, निम्नलिखित आधार पर सदस्यता की समाप्ति हो सकती है। और कौन से आधार है, स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ दे। जैसा अभी देखा कि एक पार्टी से चुना गया और दूसरे में चला जाता है, अपनी सदस्यता छोड़ दे। सदन में अपने राजनीतिक दल ने जो निर्देश दिए होते हैं, अब सदन में क्या होता है, एक व्हिप होता है। तो व्हिप जो जारी किया जाता है, उसके सदन कुछ निर्देश देता है, तो मतलब हर एक पार्टी अपने जो दल के नेता होते हैं उन्हें निर्देश देती है कि इस टाइम उपस्थित होना है, अब वोटिंग करनी है। तो उन निर्देशों के विपरीत और दल की पूर्व अनुमति के बिना मतदान करता है। जो दल ने अनुमति दी थी उसके बिना ही मतदान कर देता है, या उसके विपरीत काम करता है, या उस दिन जब बुलाया जाए तब अनुपस्थित रहता है। और इस कृत्य के लिए 15 दिन में माफी भी नहीं मांगता है, मतलब माफ भी नहीं किया जाता है, तो भी उसे क्या मान लिया जाएगा, अयोग्य मान लिया जाएगा। तीसरा प्रावधान है, यदि कोई निर्दलीय दल, अब निर्दलीय व्यक्ति खुद से चुनाव जीता है, चुनाव जीतने के बाद वो राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, तो ऐसा भी किसी लालच की वजह से हो सकता है, तो उस व्यक्ति को भी मान लिया जाएगा कि अगर वो किसी दल में शामिल हो जाता है, बाहर से सपोर्ट दे सकता है, पर दल में अगर शामिल हो जाता है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, अयोग्य मान लिया जाएगा। तो निर्दलीय चूंकि खुद से चुनाव जीतता है, उसके बाद शामिल हो रहा है, तो एक रहता है कि लालच वाला। अगला है, कोई मनोनीत व्यक्ति है, मनोनीत जैसे राज्यपाल, मतलब राष्ट्रपति वगैरह वो कर देते हैं। तो मनोनीत सदस्य यदि एक सीट, मतलब सीट ग्रहण करने के 6 महीने की समाप्ति के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, 6 महीने की बाद की है, 6 महीने अंदर नहीं है, मतलब जब वो चुना जाएगा उसके 6 महीने के भीतर किसी पार्टी में चला जाए तो बात नहीं, 6 महीने के बाद अगर किसी दल में जाता है तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये प्रावधान थे। अपवाद क्या है, कि अगर किसी राजनीतिक दल को अन्य दल में या अन्य दल के साथ विलय की अनुमति है, बशर्ते कम से कम 2/3 जाए, मतलब अगर मान लो 100 सदस्य हैं उस किसी पार्टी में और 10 जाएंगे दूसरी पार्टी में, तो उन्हें अयोग्य मान लिया जाएगा। पर उनमें से अगर 2/3 चले जाएं, या फिर एक दल का दूसरे दल में विलय हो जाए, दो पार्टियां आपस में मिल जाए, तो अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। या फिर 2/3 चले जाएं सीधे सीधे, तो 2/3 चले जाएंगे अगर किसी दल में, तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता और लोकसभा का सभापति, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है या राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, तो भी वो अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो वह अपने दल से इस्तीफा दे देगा और बाद में फिर उस दल में शामिल हो सकता है। मतलब जितने समय तक स्पीकर रहेगा या सभापति रहेगा, तब तक क्या करेगा, तब तक वो पद पे बना रहेगा, मतलब पद पे रहेगा, और उसके बाद वो दोबारा से पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो ये है। वर्तमान में पीठासीन अधिकारी के लिए, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में
पीठासीन अधिकारियों के लिए दल बदल विरोधी मामले पर निर्णय लेने की जो समय सीमा का कोई मौजूद नहीं है। तो अब चूंकि समस्या ये आती है, तो कई बार समस्या आई है, नॉर्थ ईस्ट में भी एक था कि कई कई सालों तक मामले लटकाए रखे गए हैं सदन के नेता के द्वारा। तो दल बदल विरोधी अगर जो निर्णय लेना हो, तो समय सीमा नहीं है कि स्पीकर होगा या विधानसभा का स्पीकर होगा तो वो कितने समय में लिया जाएगा, तो पीठासीन अधिकारी के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो ये भी एक समस्या रहती है। अब 10वीं अनुसूची के संबंध में महत्वपूर्ण न्याय निर्णय, तो केहोतो होलोहान बाद आया था 92 में। तो केहोतो होलोहान बाद याद रखना है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। पहली बात तो यही है कि किससे संबंधित है केहोतो होलोहान बाद, तो 10वीं अनुसूची से। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर केहोतो होलोमान बाद में यही मामला उठा था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अगर अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर हो, विधानसभा स्पीकर अगर कोई निर्णय देता भी है, और वो स्पीकर का निर्णय अगर लगता है कि गलत है, तो उसके खिलाफ न्यायिक समीक्षा कोर्ट में की जा सकती है। अगला था कीसम मेघचंद्र सिंह वाद विवाद में। कीसम मेघचंद्र 2020 का ही बात था अभी का। इसमें 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए था। मतलब कहा है चाहिए, जरूरी नहीं था, मतलब केवल निर्देश दिया था उस टाइम कोर्ट ने कीसम मेघचंद्र वाद में, कि उन्होंने कहा था 3 महीने के भीतर निर्णय करके बताओ कि क्या डिसाइड करना है सदन के नेता को। तो ये है। अगला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो जो चुनाव है उसके बारे में देखें। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो जो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ये होता क्या है, तो इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो एग्जांपल से समझें, तो मान लेते हैं कि एक कहानी लेते हैं कि कुछ 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के पास अलग अलग रुपए हैं। किसी के पास 40 रुपए हैं, किसी के पास 30 रुपए हैं, किसी के पास 20 रुपए, किसी के पास कितने 10 रुपए हैं। तो सबके पास अलग अलग रुपए थे। अब टोटल रुपए कितने हो गए हैं ये सब जुड़ के, तो टोटल रुपए हो गए 100 रुपए। अब चूंकि सबके पास अलग अलग रुपए थे और इन सबको कोई सामान लेना है मान लो, तो इन सबको लेने हैं मान लो क्या, लड्डू। तो अब यहाँ पे लड्डू की संख्या भी 100 है। तो चूंकि इनके पास अलग अलग रुपए थे, तो इन लड्डुओं को उसी रेशियो में बांट दिया जाएगा। जो 40 है उसे 40% दे दिए जाएंगे, जिसके पास 30 रुपए थे उसे 30%, 20 रुपए थे 20%, और जिसके पास 10 था उसे 10% दे दिए। अब ये अलग कैसे है, तो जो हम नॉर्मल जानते हैं, जो भारत में चुनाव होता है वो कैसे होता है, एक तो राष्ट्रपति वगैरह अनुपातिक होता है, वरना वैसे चुनाव जो होते हैं साधारण वो होते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट वाला, जो पहले जीत जाएगा सबसे ज्यादा वोट ले आएगा। तो अगर इस मामले को हम देखें, तो सबसे ज्यादा रुपए किसके पास थे, 40 वाले के पास। तो 100 के 100 लड्डू जो थे वो 40 वाले को मिल जाते इस सिचुएशन में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, वोट चाहे 20% मिले किसी नेता को, पर अगर बाकी सबको 18 17 19 मिलते हैं, तो 20 वाले को ही विजेता मान लिया जाएगा। मतलब सारी के सारी चीज किसे मिल जाएगा, 40 वाले को ही। तो ये अपने यहाँ है। पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है, जो कहीं कहीं जैसे नेपाल में है और यूरोपियन कंट्री में है, इसमें कैसे होता है, तो इसमें जो ये चारों को जो बहुमत मिला है, किसी के पास 40 है, किसी के पास 30 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 है, इन्हें परसेंट को वोट मान लेते हैं मान लो। तो जिसने 40% वोट प्राप्त किए, जिसने 30% वोट प्राप्त किए, जिसने 20 किए, इन सबको उसी वोट के अनुपात में सीटें दे दी जाएंगी। मान लो जैसे भारत में 545 सीटों पे चुनाव हुए, अब उन सीटों में से जिसके पास 40% वोट मिले उसे 40% दे दी जाएंगी, जिसे 30% मिले उसे 30% सीटें दे दी जाएंगी, 20 वाले को 20 वाले के हिसाब से दे दी जाएंगी। तो ये हमने समझा आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। तो ये आनुपातिकता। अपने यहाँ कौन सा जो नॉर्मल चुनाव में चलता है वो साधारण बहुमत प्रणाली चलती है, फर्स्ट पास द पोस्ट। और आनुपातिक अपने यहाँ ना राष्ट्रपति वाले चुनाव में अनुपात से होता है, पर वो सीधे रूप में अनुपात में तो नहीं होता। तो इसराइल, नीदरलैंड, यूरोपीय कंट्री में ज्यादातर यही होता है। तो भारत में कई विशेषज्ञों ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के स्थान पर आनुपातिक पर विचार किया था। तो इस बार चूंकि अभी चुनाव हुआ तो कई लोगों ने कहा जो अपने लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट पे ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को 20-30% ही वोट मिलते हैं, 40%, और वो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है 100% जनता का उस एरिया की।
तो इसके लिए विरोध रहा था। तो अब दोनों के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट देश की एक छोटी भौगोलिक इकाई में विभाजित किया था। क्यों? क्योंकि इसमें तभी तो होता है, छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट दिया था। जैसे कोई सीट है दिल्ली में कई सारी सीटें हैं, ऐसे। तो इसमें क्या होगा, देश को कई छोटी-छोटी पहले राज्य में बाँटा जाएगा और राज्य को कई जिलों में बाँटा जाता है और उन पे विधायक, सांसद ऐसे चुनाव होते हैं। तो छोटी इकाई में बाँटा जाता है जिन्हें निर्वाचित क्षेत्र या जिला कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही प्रतिनिधि चुना जा सकता है। यहाँ पे क्या समस्या है? एक चुना जाएगा, चाहे उसे वोट कितने भी कम मिले। मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत दे सकता है। यहाँ पे क्या है, किसी भी उम्मीदवार को वोट देते ही है। किसी दल को विधायिका में वोटों की तुलना अधिक मिल मतलब क्या है, किसी दल को विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीटें मिल सकती हैं। तो किसी भी दल को मिल सकती हैं सीटें, मतलब क्या है, वोटों की सीटों से डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि वोट हो सकते हैं पर सीट मिलनी चाहिए। तो तुलना में सीटें मिल सकती हैं, ज्यादा सीटें। तो वोट भले ही हो सकता है किसी के पास मान लो 40% वोट है, किसी के पास 39 वोट है, पर हो सकता है 39 के पास जो सीटें हैं वो थोड़ी ज्यादा सीट है। क्यों? क्योंकि उस सीट को निर्भर करेगा ना कि वोट के उम्मीदवार को। तो ये है, जीतने वाले उम्मीदवार के लिए ये भी जरूरी नहीं होता है कि इसे उसे 50% के ज्यादा वोट मिले। तो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि वो कम में भी वोट हासिल कर सकता है। तो जैसा कि यूपीएससी में पूछा गया था एक क्वेश्चन में, कि अगर मान लेते हैं बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट, तो जो कैंडिडेट अगर होंगे तो उन कैंडिडेट के पास वोट तो कम ही होंगे। मतलब अगर मान लो एक जगह पे 100-200 लोग ही वोट देते हैं और कैंडिडेट ही खड़े हैं 50, तो किसी को भी 20-30% से ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो ऐसी समस्या हो जाती है यहाँ पे। तो उम्मीदवार 51% वोट कभी मिलेगा ही नहीं ज्यादातर चांस में। उदाहरण के लिए अब अमेरिका हुआ, यूके हुआ, कनाडा हुआ, भारत, और भारत में कौन सा लोकसभा विधानसभा की चुनाव में फर्स्ट पास द पोस्ट यूज किया जाता है। तो अमेरिका और यूके, कनाडा और भारत में ये होता है। आम मतदाताओं के लिए आम मतदाताओं के लिए इसमें एक तो ये होता है आसान चीज, मतलब अगर लाभ पूछ लिए जाएंगे, उदाहरण तो ये हो गए, लाभ पूछे जाए तो क्या हो जाएगा, आम व्यक्ति समझ आसानी से आएगा कि भाई जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया है। तो ये समझना तो आसान है। इसे स्थिर सरकार के गठन को सुगम बनाता है ये। और किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए अलग अलग सामाजिक समूह के मतदात को एक साथ प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साथ वोट डालने की बात कर रहे हैं। चिंताएं क्या है, वोट शेयर की तुलना में कम प्रतिनिधित्व तो मिलता है, क्योंकि कभी कभी वोट किसी पार्टी को ज्यादा मिल जाते हैं पर वोट की तुलना में उसे, मतलब वोट के शेयर हैं उसकी तुलना में सीट नहीं मिलती है। तो प्रतिनिधित्व कैसा रहता है, कम रहता है। अल्पसंख्यक और छोटे दलों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता है, क्योंकि ये छोटे दल हैं जिन्हें 1-2% सीटें मतलब वोट तो मिल रहे, बस सीटें उन्हें जीरो मिलती हैं। तो ऐसा एक इसमें गलत है। अब आनुपातिक वाला देखें तो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के लिए ये ज्यादा और अच्छे और हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्र का निर्वाचन होता है। पूरे देश को एक निर्वाचित क्षेत्र मान लिया जाएगा और उस पूरे देश में वोट पड़वा दिए जाएंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो, मतलब जितने वोट परसेंटेज होंगे उतनी ही सीटें बांट दी जाएंगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक क्षेत्र वाइज है। तो इसमें एक निर्वाचित क्षेत्र में एक से अधिक प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी नहीं कि एक ही प्रतिनिधि होगा। अनुपातिक में एक जगह पे दो दो तीन हो सकते हैं अलग अलग। मतदाता किसी भी दल को वोट दे सकता है। यहाँ पे ये भी नहीं है कि किसी, तो यहाँ पे भी था, मतदाता किसी भी उम्मीदवार उम्मीदवार को वोट दे सकता है। यहाँ किसे दे रहा है, उम्मीदवार को। यहाँ दल को वोट दिया जाएगा अनुपातिक में, क्योंकि हम वोट किसे दे रहे हैं, दल को दे रहे हैं। दल के पास जितना परसेंटेज वोटिंग होगा उतनी उसे सीटें मिलेंगी बाद में। प्रत्येक दल को प्राप्त वोटों के अनुपात में उसे सीटें मिल जाती हैं विधायिका में। इसराइल, नीदरलैंड, यूरोपीय ज्यादा कंट्री में ये भी यही होता है। सभी दलों को उनके वोट शेयर के आधार पर क्या मिल जाता है, प्रतिनिधित्व तो मिल जाता है। वोट की बर्बादी कम होती है, ये सारी चीजें होंगी। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, छोटे दलों के लिए मतलब छोटे दलों के लिए तो प्रतिनिधित्व तो है, पर खंडित विधायिका को भी ये छोटे दल इसे क्या करते हैं, जन्म देते। खंडित का मतलब क्या हुआ, अब कई सारे ऐसे दल होंगे जिन्हें 1%, 0.5% ऐसे वोट मिले होंगे। अब हो सकता है ऐसे 50 दल हों, कई सारे छोटे छोटे दल, फिर वो एक पार्टी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़ी पार्टी होगी और स्थिर सरकार बनेगी, क्योंकि ये बदलेंगे जल्दी जल्दी। तो ये एक समस्या रहेगी। और इसमें कम स्थिर सरकारें गठित होंगी। क्यों? क्योंकि वही बात है, जिनके पास 1-2% भी शेयर का वोट है उन्हें 1-2% क्या मिल जाएगा, सीटें मिल जाएंगी। तो ये देखा हमने।
इसके प्रकार देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के, तो एकल संक्रमणी मत वाला होता है। तो एकल संक्रमणी मत ही अपने राष्ट्रपति चुनाव में होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत, इसमें कुछ नहीं। चुनाव में क्या होता है, जितने कैंडिडेट होते हैं उन्हें प्रेफर किया जाता है कि हमारी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इन्हें है, ए वाले को दूसरी प्रेफरेंस है, बी को, सी को, ऐसे ही सबका देख लिया जाएगा और जिसे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी उसे ही क्या चुना जाता है। तो इस प्रणाली में मतदाता अपने उम्मीदवार को वरीयता क्रम में स्थान देते हैं और वरीयता क्रम में ये जैसे 3 है तो 3 में से जैसे सबसे कम वरीयता मिलेगी उसे हटा दिया जाएगा, बाकी जो लास्ट में जब 2 बचेंगे उनमें से जिसकी वरीयता ज्यादा होगी उसे चुन लिया जाएगा। तो एकल संक्रमणी मत है। इस प्रणाली को अग्रलिखित जो निर्वाचकों के लिए अपनाया जाता है, जैसे राज्यसभा, राज्य की विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव। तो ये चारों का याद रखना। जैसे पूछा है राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो वो भी एकल संक्रमणी मत के द्वारा चुने जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का वोट तो हम देते नहीं। ऐसे ही विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते, वो भी अनुपातिक के द्वारा चुने जाते। और राष्ट्रपति हो चाहे और उपराष्ट्रपति हो, जिन्हें हम सीधे वोट नहीं देते भारत में, उनके वोट कैसे हो रहे हैं, एकल संक्रमणी मत के द्वारा। दूसरा अनुपातिक होता है सूची प्रणाली और पार्टी लिस्ट सिस्टम। इस प्रणाली में क्या होगा, मतदाता उम्मीदवार को वोट ही नहीं, उम्मीदवार को नहीं देता, बल्कि क्या है, राजनीतिक दलों को मत देता है सीधे। तो सूची प्रणाली या लिस्ट पार्टी लिस्ट सिस्टम, सीधे वोट दिया जाएगा दल को। इसके बाद दल प्राप्त बहुमत के अनुपात में ही सीटें आवंटित कर देते हैं। तो इसमें नॉर्मल है, जैसे क्या है कि एक पार्टी को वोट मिल जाएगा, वही वोट परसेंट के आधार पर वो अपनी सीटें जैसे चाहे वो बांट देगी। ये एक मिश्रित वाला होता है, मिश्रित में दोनों चीजें मिश्रित हो जाएंगी। तो मिश्रित आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए क्या होगा, एक प्रत्याशी को निर्वाचित किया जाता है। कैसे होगा, पहले उसे प्रादेशिक रूप से फर्स्ट पास द पोस्ट द्वारा चुन लिया जाएगा। इसके अलावा विविध दलों को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर भी अतिरिक्त सीटें से भरा जाता है। मतलब जैसे जो फर्स्ट पास द पोस्ट द्वारा वो चुन गया वो तो चुन गया, बाकी क्या हुआ, इसके अलावा विभिन्न दलों को भी उनके जो वोट परसेंटेज मिलेंगे उनके आधार पर कुछ सीटें, अतिरिक्त सीटों दे दी जाती हैं। तो ये हो जाता है मिश्रित वाला। अगला है संसदीय वाला। तो संसदीय समितियां क्या होती हैं, तो संसद की जो मदद करने के लिए कुछ समितियां बनी होती हैं उन्हें क्या कह देते हैं, संसदीय समितियां जो होती हैं। तो ये है। तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के पुनर्गठन को लेकर ये अभी चर्चा में चल रही है। तो संसदीय समितियां, लोक लेखा समिति और इनको लेकर अभी चर्चा में चल रही है। तो अब इनके बारे में देखें, संसदीय समितियां करती क्या है, तो इनका तात्पर्य क्या है, जो सदन द्वारा नियुक्त और निर्वाचित होती हैं। इनका कैसे, सदन द्वारा नियुक्त और निर्वाचित ही सदन ही तो बनाता है लोक लेखा समिति। मेन मकसद ये होता है कि लोकसभा में बैठे जो नेता होते हैं वो सारे काम तो करेंगे नहीं, तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति क्या करेगी, इन सारे कामों को करने में मदद करती है। तो जो सदन द्वारा नियुक्त और निर्वाचित होते हैं, अध्यक्ष द्वारा नामित होता है। तो जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का या किसी सदन का, वही इन्हें नामित करता है और जो अध्यक्ष को निर्देशन में ही कार्य करती है। मतलब जैसे लोकसभा की समिति है तो लोकसभा के निर्देश में, अध्यक्ष के निर्देश में ही काम करती है। तो ये हो गया। ये सदन और अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देती है। चूंकि अब निर्देश ही उस सदन के नेता का है, तो सदन की अध्यक्षता जो करेगा उसे ही ये रिपोर्ट पेश करेंगी। इन समितियों के लिए सचिवालय सहायता की व्यवस्था, जो व्यवस्था होती है वो लोकसभा सचिवालय द्वारा की जाती है, क्योंकि जो सचिवालय में मदद चाहिए होती है वो लोकसभा सचिवालय इसकी करता है। तो ये हमने देखा। तो संसदीय समितियों की अगर हम चर्चा करें तो बस ऐसे समझें कि एक तरीके से ये कामकाज में क्या करती हैं, मदद करती हैं, कामकाज में बढ़ती। तो वर्किंग बैकबोन इन्हें कहा जाता है, वर्किंग बैकबोन। तो संपद अगर और समझें इसे, तो ऐसे समझो कि अगर संसद एक फैक्ट्री है तो जो संसदीय समितियां हैं वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं उस फैक्ट्री के, जो कानून बनाना, नीतियां तय करना, ये सारे काम करती हैं। और इन जो चूंकि ये सरकारी समितियों की बात कर रहे हैं तो ये सरकारी जॉब की तरह है, जो हमेशा रहेंगी। तो समितियां दो तरीके की होती हैं। पहले ये देखते हैं, एक होती है स्थायी समितियां। ये पक्की सरकारी नौकरी की तरह हैं, जो हमेशा रहेंगी, स्थायी नौकरियां हमेशा रहेंगी। जैसे विभागीय समितियां होती हैं, वित्तीय समितियां होती हैं। तो ये कौन सी रहेंगी, वित्तीय और विभागीय समितियां स्थायी समितियां हैं, क्योंकि विभाग भी हमेशा काम करते हैं और वित्त वाली समितियां हमेशा काम करती हैं। फिर कुछ होती हैं अस्थायी समितियां, जो एडहॉक तदर्थ वाली समितियां होती है, ठेके के कर्मचारी के रूप में होती हैं। जैसे कोई काम आएगा, बिल की जांच करनी होगी तो
जेपीसी की नियुक्ति कर दी जाएगी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और जैसे ही काम खत्म होगा इन्हें विघटित कर दिया जाएगा। तो जैसे अभी की एक साथ चुनाव के लिए जेपीसी की नियुक्ति करी गई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो कैसी होगी, अस्थाई है, तदर्थ है, एडॉक वाली है। जिससे क्या होगा कि अभी केवल काम के लिए ठेका टाइप का दे दिया था और उसके बाद विशिष्ट काम का उद्देश्य पूरा होने के बाद इनका विघटित हो जाता है। जैसे संसद भवन में खाद्य प्रबंधन के लिए संयुक्त समिति बनी, रेलवे कन्वेंशन के लिए, और अभी हम याद ही कर सकते हैं जेपीसी समिति गठित हुई है एक साथ चुनाव के लिए। स्थायी देगी लिए विभागीय और वित्तीय, ये समितियां कैसी होती हैं, स्थायी हमेशा के लिए रहेंगी। तो ये हो गया। तो तात्पर्य अगर हमें समझ में आ गया, तो इसके बाद अगर हम देखें इनका, तो संसदीय समितियों का इतिहास क्या रहा है, तो ब्रिटिश काल से ही जुड़ा रहेगा। तो ये समितियां अपना जो अधिकार प्राप्त करती हैं वो 105 अनुच्छेद और 118 से प्राप्त करती हैं। क्यों 5 से, तो संसद के विशेषाधिकार होते हैं, इनके पास भी तो विशेषाधिकार है, तो सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित होता है, और उसी से ये इनको कुछ अधिकार मतलब ये जुड़ी होती है। 118 क्या है, संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो संसद अपना कार्य ही तो इन समितियों के द्वारा निर्धारित कर रही है कैसे करना है। तो 118 संसद की प्रक्रिया है। 118 में क्या है, संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन का कार्य करने का अधिकार है। तो कैसे कार्य संचालन करना है, तो ये हो गया। 118 और 105 याद रखना है, जो समितियों से संबंधित है। ये हमने देख ही लिया संसद की समितियों के प्रकार। अब हालिया जो गठित समितियां उनके विवरण देखें, जैसे लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति पहली बार 1921 में बनी थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का अवलोकन करने के लिए। नाम क्या है, लोक लेखा, तो लेखों का जो लोक लेखा होते पब्लिक जनता वाले, तो सारे लोक लेखाओं को जो है वो समिति इसका क्या करेगी, जांच करेगी। तो 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब सुधार हुए थे, मतलब 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आए थे, उनकी जांच करने के लिए, अवलोकन करने के लिए ये समिति आई थी पहली बार 1921 में, तो लोक लेखा वाली आई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं। अब चूंकि लोक लेखा ज्यादातर काम संसद का करती है, और संसद में ज्यादातर काम कौन करता है, लोकसभा। तो लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने, 7 सदस्य होते हैं, तो टोटल होते हैं 22 सदस्य किसमें, लोक लेखा समिति में। कार्य क्या होता है, राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण करना, कितना राजस्व आया, कितना व्यय हो रहा है, उसका लेखा परीक्षण लोक लेखा करेगा, क्योंकि लोगों का लेखा है कि नहीं, रुपए से संबंधित सारी चीज। फिर आती है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट वाला, तो इसमें अनुमान लगाता है। तो इसमें क्या है, इसे पहली बार 1950 में गठित किया था। अब अंग्रेजों के समय जब काम था, तो वो क्यों अनुमान लगाएंगे, वो अपने हिसाब से निर्णय लेते थे। अब प्राक्कलन समिति की जरूरत पड़ी देश आजादी के बाद, तो इसमें लोकसभा के ही सारे सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, वो लोकसभा के होते हैं। तो प्राक्कलन में लोक लेखा समिति से ज्यादा सदस्य होते हैं, पहली बात ये गठित पर ये 21 में हुई थी, और प्राक्कलन समिति 1950 में हुई थी। तो प्राक्कलन का गठन बाद में हुआ था। कार्य क्या है, प्रशासन में दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। अब अंग्रेजों के समय क्या हुआ करता था कि किसी योजना में कितना रुपए जाना है अंग्रेज डिसाइड करते थे, उसकी जांच तो करते नहीं थे, क्योंकि वो उसी के बहाने क्या करते थे, अपनी कमाई करते थे, या मतलब भारत से क्या ड्रेन, जो मनी ड्रेन होती थी वो है। अब भारत जब आजाद हुआ, तो भारत ने सोचा कि जो अगर हमें कोई योजना बनानी है आजादी के बाद, तो योजना कैसी होनी चाहिए, रेट भी कम होना चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए नीतियों के कई सारे विकल्प होने चाहिए, क्योंकि उससे दक्षता सुधरेगी। कोई काम अगर 100 रुपए में हो रहा है, तो 90 में हो सकता है, अगर वो दक्ष तरीके से किया जाए। तो इसके लिए प्राक्कलन समिति आई। तो प्राक्कलन में अंतर्निहित जो नीति होती है, उनकी सीमा और धन का ठीक ठाक आवंटित किया गया है या नहीं, तो धन ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीजें यही देखती। कम होगा तो ज्यादा दिया जाएगा, ज्यादा होगा तो कम दिया जाएगा। तो ये देखा है। अब संसदीय राजभाषा समिति एक होती है, तो राजभाषा, तो केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया। अब इंपोर्टेंट क्या है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अभी तो अपने अमित शाह जी हैं, तो केंद्रीय गृह और अमित वो सहकारिता जो मंत्री हैं, उन्हें ही राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो अगर ये पूछा जाए संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन है, तो अब जो गृह मंत्री होगा वो, तो ये अभी चुने गए हैं। अब इसके बारे में देखें, संसदीय राजभाषा समिति, क्योंकि ये हमेशा तो चर्चा में रहती नहीं है राजभाषा समिति, तो इसका गठन राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा, जो धारा तेरे उन अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में किया गया था। 1976 में क्या था, वही आपातकाल लगा था उस टाइम। तो उस टाइम 1976 में राजभाषा अधिनियम आया था 63 के अंतर्गत, 76 में जो लागू किया गया था, गठन इसका हुआ था पहली बार राजभाषा समिति का।
इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी को अपनाने का उपबंध किया गया था। तो कहा गया कि जो सरकार के प्रयोजन, सरकार के काम है, वो हिंदी में अपनाए जाएं। और इसके अलावा अधिनियम को लागू होने के बाद 10 वर्ष बाद राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान था। तो 63 में आया था, उसके 10 वर्ष बाद 73 होगा, पर हुआ कब? 76 में जाके। तो 10 वर्ष बाद इसकी गठन का एक प्रावधान किया गया था। तो क्या देखा हमने? संसदीय राजभाषा समिति होती है, प्रमुख कौन है? गृह मंत्री, जो अभी कौन है? अमित शाह। उसके बाद है, इस राजभाषा समिति के बारे में बैकग्राउंड देखें तो 63 में बनी थी ये, और 63 में बना पर 76 में लागू हुआ, क्योंकि इसमें प्रावधान था 10 वर्ष के बाद ही हिंदी को अपनाए जाने का प्रावधान तो कर दिया गया था, पर जो समिति बनेगी वो 10 साल बाद बनेगी। सदस्यता क्या होगी? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। तो राजभाषा है तो भाषा के संबंध में तो दोनों से ही जुड़ी चीज होगी। तो भाषा वाला है तो 20 और 10 है। इनका चयन कैसे होगा? तो जितने चयन होते हैं अपने यहाँ समितियों के, ज्यादातर किसके हैं? सब आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत के द्वारा ही चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति, सारी समिति। कार्य क्या है? हिंदी के उपयोग में वृद्धि, समीक्षा करना। अगला है राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति। तो विशेषाधिकार में क्या है कि कार्रवाई में बाधा न डालें, इसके लिए 12 विपक्षी सांसदों को कदाचार के आधार पर दोषी बनाया गया था। तो इसी के बाद चर्चा में रहा विशेषाधिकार का समिति। तो विशेषाधिकार की जो समिति है, तो संसदीय विशेषाधिकार वास्तव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य को ही मिले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ विशेष काम करते हैं, तो उन्हें कुछ छूट भी तो होनी चाहिए कुशलतापूर्वक काम करने के लिए, हर जगह बाधा ना हो। तो इस समिति में 10 सदस्य होते हैं, और इन्हें राज्यसभा, चूंकि अभी हम राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की बात कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग होती, ज्वाइंट नहीं होती। तो राज्यसभा की जो विशेषाधिकार समिति है वो राज्यसभा देखेगी। तो इसमें 10 सदस्य होंगे केवल, और राज्यसभा का सभापति इसे नामित करता है, क्योंकि जो समितियां होती हैं वो अभी हमने देखा कि समितियां लीडर के अंतर्गत ही होती हैं सदन के। तो वही इन्हें देखेंगे। अब लोकसभा में चूंकि सदस्य ज्यादा होते हैं, तो विशेषाधिकार समिति के पास ज्यादा काम होगा जांच करने का, तो उसमें 15 सदस्य कर दिए जाते हैं। और इसमें भी लोकसभा अध्यक्ष जो होगा नामित करेगा। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों में से ही होता है, और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? सभापति करेगा, जैसा कि ये नॉर्मल। अगला है कैबिनेट समितियां। तो कैबिनेट समितियां देखें तो 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट, तो मेन सरकार जो काम करती है वो कैबिनेट की मदद से ही करती है। तो केंद्र सरकार ने 8 अभी कैबिनेट समितियों का गठन किया है। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में, ये समितियां संविधानेतर प्रकृति की हैं, क्योंकि हमने कभी नहीं पढ़ा होता है कैबिनेट, ऐसी चीजें कैबिनेट समितियों के बारे में आर्टिकल किसी में। तो संविधानेतर है, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है प्रवृत्ति के, यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। ये समितियां भारत सरकार का कार्य संचालन नियम एक होता है 1963, वो 1961, उसके द्वारा ये गठित होती है। तो कब गठित हुई थी? 1961 के द्वारा। जो भारत सरकार का कार्य संचालन नियम है उसके अंतर्गत 1961 में ये बनी थी। कौन सी समितियां? कैबिनेट समितियां। कैबिनेट विशिष्ट, जो कैबिनेट होता है वो विशिष्ट क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए इन समितियों का उपयोग किया जाता है। क्यों? समितियां क्या करेंगी? वही सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो वो इन्हें क्या करेंगे? मदद करते हैं। राजनीतिक मामले और आर्थिक मामले, सारे मामले में यही होता है। अब इंपोर्टेंट क्या है? इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री, क्योंकि कैबिनेट है। कैबिनेट का प्रमुख कौन? सर, इन सबका मंत्रियों का प्रधानमंत्री। तो इनकी अध्यक्षता चाहे कौन सी भी कैबिनेट समिति हो, जैसे राजनीतिक मामलों की एक समिति होती है, आर्थिक मामलों की नियुक्ति समिति, सबकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और तथा संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता, अब केवल जब संसदीय मामलों की समिति आएगी तो वो गृह मंत्री के अंतर्गत आ जाएगी। बाकी नियुक्ति हो, आर्थिक, राजनीतिक, बड़े बड़े मुद्दे, प्रधानमंत्री। और जब संसदीय मामले आ जाए तो जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे टाइम संसद में तो नहीं होता है, वो कहीं विदेश जाते, कहीं और भी काम। तो संसद के मामलों की जो समिति होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? गृह मंत्री करेगा। इसमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। तो जो कैबिनेट, नामी है कैबिनेट समितियां, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। हालांकि गैर कैबिनेट को भी डाला जाए तो रोका नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई संविधान में इनके लिए प्रावधान थोड़ी ना है, क्यों? सरकार ने अपने हिसाब से कर रखा है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो बाद में भी इनमें जोड़ा जा सकता है। अगला है संसद का सचिवालय। तो संसद का सचिवालय क्या होता है? तो संसद का ये क्या है? सचिवालय प्रशासनिक तंत्र है। संसद का क्या है? ये प्रशासनिक तंत्र है। प्रशासनिक तंत्र का मतलब है संसद के संचालन और प्रबंधन। तो संचालन और प्रबंधन में मदद करता है, जैसे अभी समितियां कर रही थी, वैसे ही संचालन और प्रबंधन में ये मदद करता है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में भी ये मदद करता है, तो काम करने में। तो ये क्या है? अगर संसदीय सचिवालय सीधा आ जाए प्रशासनिक
ढांचा है ये संसद का। तो प्रशासन है। अब क्योंकि हम सचिव पढ़ते हैं ना, सचिव सचिव कौन होते हैं? जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो लास्ट में, जो आईएएस ऑफिसर लास्ट में, तो सचिव बनते हैं। तो संसद का सचिवालय उन्हीं अधिकारियों का स्टाफ होता है ये। तो ये क्या करेंगे? ये प्रशासनिक ही तो होते हैं, तो ये काम करेंगे। अब ये क्या करेंगे? जैसे संसद की कार्यवाही होगी उसकी प्रबंधन करेंगे। जैसे संसद की बैठक होनी है तो उसका प्रबंधन करेंगे। बैठकों पे क्या चर्चा होगी, वोटिंग होगी, कैसे होगी वोटिंग, ये सब करेंगे। सांसदों का समर्थन कैसे किया जाएगा? तो उनके कार्य बताए जाएंगे। उनके सवाल अगर उनसे पूछा जाएगा तो उनके सवालों के जवाब, और उन सारे मुद्दों पे सहायता भी करते हैं, क्योंकि ये प्रशासनिक है ना अधिकारी, तो ये सारी चीजों पे मदद करते हैं। अब नियम कोई बनाने हो संसद में इनसे संबंधित, तो संसद के नियम उन्हें में मदद करेंगे, संविधान के नियम के अनुसार हैं कि नहीं है। तो अब नेता तो हर टाइम जांच करेगा नहीं, तो ये जांच करेंगे कि कोई नियम बनाए हो संविधान के अनुकूल है कि नहीं है। अब जैसे कुछ सचिवालय होते हैं, जैसे एक होता है लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा सचिवालय क्या करेगा? लोकसभा सचिवालय किसके अंतर्गत होगा? लोकसभा सचिवालय। अब वही हमने देखा कि जो सचिवालय समितियां ज्यादातर किसके स्पीकर होता है, तो वही है लोकसभा का जो स्पीकर होगा, अध्यक्ष होगा, उसी के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय होगा। क्या करेगा? अब नाम से ही लग रहा है सचिवालय लोकसभा का है, तो उनकी कार्यवाही, बैठक और अन्य प्रशासनिक जितने भी कार्य होंगे उन सब कार्यों में मदद करता है। अब जैसे ही राज्यसभा आ जाएगा तो सेम चीज रिपीट कर देनी है राज्यसभा में। तो ये राज्यसभा फिर एक समिति, मतलब एक है सांसदों के कामकाज वाली, कामकाज के लिए इसमें क्या करेंगे? जितने सभी विधेयक हैं, तो सभी विधेयक प्रस्ताव उनके लिए, उनको ये संबंध में ये काम करेगा। एक होता है संसद की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड भी तो रखा जाता है। तो अगर रिकॉर्ड जो होगा संसद की कार्यवाही में क्या काम हुआ है, तो इसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोग क्या करें, लोग जो आम लोग भी हैं वो संसद के कार्य क्या चल रहे हैं उनको क्या कर सकें, ट्रैक कर सकें। तो ये सारे काम होते हैं संसद के सचिवालय के। तो हमने देखा ये प्रशासनिक ढांचा है और दोनों सदनों के लिए होता है ये। अब देखते हैं इनका जो संवैधानिक प्रावधान है। तो कुछ आर्टिकल होंगे अलग से। तो 98 आर्टिकल है जो प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा, ये कहा गया है। तो जैसा कि हमने देखा लोकसभा सचिवालय अलग होता है, राज्यसभा सचिवालय अलग होता है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 98, अलग अलग होगा। तो संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सचिवालय में क्या होगा? कर्मचारी की नियुक्ति, उन सबकी सेवा। तो संसद ही तो अपने सचिवालय के कर्मचारी की भर्ती, नियुक्ति, सेवा विनियमित करेगी। तो 98 में कहा गया सबके लिए अलग सचिवालय होगा, और उनकी नियुक्ति कैसे होगी अपना संसद तय कर लेगी। हालांकि तय जो करना है उनके लिए कोई अभी तक तय नहीं हुआ है, मतलब कानून नहीं पारित किया है कोई संसद ने ऐसा। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मानित पदों के सृजन का भी अनुमति देता है, क्योंकि ये बड़े अधिकारी हैं तो सम्मानित पद होते हैं। फिर वही चीज आ जाएगी 187 में, क्योंकि डिफरेंस कितना रहता है 89 का। तो 187 में जो होता है, इसमें भी सेम चीज कही होगी, 90 से इसके ही 98 के जो समान होता है। अब राज्यसभा और लोकसभा का 1952 में अस्तित्व में आए थे जो सचिवालय हैं। तो लोकसभा का सचिवालय संसदीय सचिवालय कहा जाता है, क्योंकि संसद मतलब मेनली लोकसभा से ही जानी जाती है नाम से। इसके विपरीत राज्यसभा के सचिवालय को राज्य परिषदीय सचिवालय कहा जाता है। तो लोकसभा का सचिवालय संसदीय सचिवालय होता है और राज्यसभा के सचिवालय को राज्य परिषद सचिवालय नाम दिया गया। 1954 में दोनों सचिवालयों का फिर नाम बदल गया। राज्यसभा का राज्यसभा होगा, लोकसभा का लोकसभा होगा। तो अब दोनों के कॉमन नाम है। राज्यसभा का सचिवालय को राज्यसभा कहेंगे, लोकसभा के को लोकसभा। दोनों सदनों के सचिवालय को कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया। उनके लिए 10 सेवाएं, इनमें विधायी, कार्यकारी, जैसा भी देखा था, प्रशासनिक वगैरह, रिपोर्ट करना, विधेयक पर जांच वगैरह सारे काम ये करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष अपने अपने सचिवालयों में सारे पद हों, श्रेणी 1, श्रेणी 2, सारे वही करते हैं, उनको नियुक्ति वगैरह। लोकसभा वो दोनों सदनों के जो महासचिव का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। तो कैबिनेट सरकार का जो कैबिनेट सचिव होता है उसी के बराबर का ओहदा होता है दोनों सदनों के महासचिव का। तो सब में ऑफिसर्स ही होते हैं, तो दोनों के सेम सेम माने जाएंगे। वरीयता सूची में 11 स्थान पे आएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं। सचिवालय के कार्य जैसा कि हमने देख ही लिया कि सदनों के कामकाज में मदद करना, समितियों को सचिवालय सहायता प्रदान करना, अनुसंधान, नई चीजें, सारी चीजें, डॉक्यूमेंट बनाना, ये सब है, प्रकाशित करना उन्हें, वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान, पीठासीन अधिकारियों की सहायता और प्रतिदिन की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखना। तो कुछ कुछ इंपोर्टेंट ऐसे रिकॉर्ड रखा जाएगा, पीठासीन अधिकारी की सहायता की जाएगी, अनुसंधान और नई डॉक्यूमेंट वगैरह सब किए जाएंगे। और एक है संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं भी ये प्रदान करेगा।
अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सचिवालय का देखें तो दोनों का देख ही लिया, अध्यक्ष अध्यक्ष उनके प्रमुख होते हैं, तो दोनों का सेम सेम सा ही रहेगा। तो ये है 1955 में ये अधिनियम के तहत अंतर्गत काम करता है लोकसभा वाला। राज्यसभा वाला जो है वो अधिनियम कौन सा है, तो राज्यसभा सचिवालय अधिनियम जो नियम आए थे 1957 में, पहले लोकसभा के आए फिर राज्यसभा के आए, 55 और 57। अब एक टर्म है कैबिनेट सचिव, तो अभी सचिवालय ही चल रहा है, तो कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी कौन होते हैं, वही प्रमुख अधिकारी जो होते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नए कैबिनेट सचिव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो नियुक्ति समिति है उसने नए कैबिनेट सचिव की नियुक्ति की बात कही है। तो उनका कार्यकाल 24 में 2 वर्ष का होगा, मतलब 30 अगस्त 2024 से जो था वो 2 साल के लिए होगा। तो मेन बात है कार्यकाल पूछा है, डेट तो नहीं कब से कब तक, तो 2 साल के लिए होता है। और केंद्र जो कैबिनेट सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो कैबिनेट की ही एक नियुक्ति समिति होती है, वो करती है इसका। सचिव के बारे में अगर देखें कैबिनेट सचिव, तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, वरिष्ठ सहयोगिता के आधार पर होती है। और भारत सरकार का जो नियम 1961 जो भी हमने देखा था उसी के प्रावधान के अंतर्गत होता है। कार्य क्या होंगे, चूंकि सचिव हैं तो वही सब समन्वय बना रहे, मंत्रालय विभाग के बीच मतभेद ना हो, और सारी चीजें मतलब कायदे से रहेंगी, किसके अंतर्गत, मुख्य कार्य मंत्रालयों के बीच और मंत्रालय और विभागों के बीच। कैबिनेट सचिव जो होगा सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो सिविल सेवा बोर्ड का ये क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो सिविल सेवा से ही ये चुन के आते हैं, तो सिविल सेवा बोर्ड का ये पदेन अध्यक्ष होता है। कैबिनेट सचिव के पास केंद्र सरकार के विभागों के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। कैबिनेट सचिव के पास केंद्र सरकार के जो विभाग हैं के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है, उसे केंद्र सरकार के सचिवों के बीच सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। तो उसे क्या माना है, सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। और कोई अधिकार मतलब ये सबसे ऊपर ही हो जाते हैं, तो विभागों पर वर्ग इनका नहीं है। अगला है संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो ये हर बार जब चुनाव होते हैं तो अभिभाषण होता है। तो अभी 18वीं लोकसभा चुनी गई थी, तो 18वीं लोकसभा के बाद संसद राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो मेन थोड़ा इसमें घुमा सकता है कि कैसे होता है, तो अलग अलग होता है कि एक साथ होता है। तो राष्ट्रपति के पास नॉर्मल है, इतना फुर्सत तो है नहीं, दोनों सदन में अलग अलग जाके अभिभाषण होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा राष्ट्रपति एक साथ, जैसा कि किया था। आर्टिकल कौन सा है, 86 आर्टिकल है के अनुसार राष्ट्रपति किसी एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभिभाषण कर सकेगा, मतलब करने को एक को कर सकता है, पर नॉर्मली अभी तक क्या होता है, हमेशा दो को ही करता है। हालांकि संविधान के लागू होने से अभी तक क्या हुआ है, राष्ट्रपति ने इस प्रावधान के तहत क्या हुआ है, अभिभाषण नहीं किया है 86 के तहत। संविधान में 87 में दो ऐसे अवसर हैं जब राष्ट्रपति ने दोनों की संयुक्त बैठक का अधिवेशन जो क्या किया है, विशेष अभिभाषण देता है, दोनों का संयुक्त वाला। प्रत्येक आम चुनाव से पहले, एक तो कब 2 बार देता है, तो दोनों का संयुक्त ही तो देता है। तो कब देगा, पहली बार जब चुनाव जीत के पहला आम चुनाव होगा तब सत्र शुरुआत होगा, मतलब सारे नेता चुन के आएंगे और पहला सत्र स्टार्ट हो रहा होगा तब देगा। दूसरा होगा प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र आरंभ होता है तब देता है। तो 2 बार ही देता है वो संयुक्त रूप से दोनों को बैठा के, कब, जब नई सरकार आती है और हर साल का जो नया पहला सत्र होगा। तो मूल संविधान में 87 के तहत प्रत्येक सत्र के आरंभ में क्या है, दोनों सदनों का अभिभाषण का प्रावधान करता है। तो दोनों सदन एक साथ और राष्ट्रपति अभिभाषण करेगा, 87 में बात कही गई है, और 86 में भी ऐसी ही बात कही गई है, अभिभाषण कर सकेगा। तो संयुक्त बैठक में, तो संयुक्त बैठक में अभिभाषण कर सकता है। उसके बाद है प्रथम संशोधन, जो नियम प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इस प्रावधानों में संशोधन किया गया था इनमें। तो ये अगला है संसदीय सदस्यों की शपथ। तो 18वां चूंकि लोकसभा का गठन हुआ है तो सबने शपथ ली थी। तो संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत संसदीय सदस्यों की शपथ का जो संबंध है, मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा और उन सब के आर्टिकल शुरुआत में पड़े जाते हैं, 99 लास्ट में पड़ेगा इधर की तरफ आर्टिकल, इसमें है संसद के सदस्यों की शपथ का प्रावधान। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान
प्रावधान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होगा उसके समक्ष शपथ लेता है, क्योंकि बात संसद की है तो राष्ट्रपति के समक्ष लेगा या राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करता है उसके समक्ष लेगा। किस आर्टिकल के तहत लेगा? 99 आर्टिकल के तहत लेगा। शपथ किस आधार पर होती है? तो तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधान के तहत होती है। तो सच शपथ का प्रारूप क्या होता है? तीसरी अनुसूची, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तीसरी अनुसूची के तहत जो ये लोग शपथ लेते हैं। यदि कोई सदस्य शपथ लिए बिना अपना पद ग्रहण कर लेता है तो 104 के तहत, अनुच्छेद 104 के तहत दंड का प्रावधान किया गया। इस नियम का अपवाद भी है कि कोई व्यक्ति संसद के लिए चुने बिना मंत्री बन सकता है ना, तो 6 महीने के भीतर वो काम कर सकता है। कि मंत्री नहीं चुना गया तो उसे, अब यहाँ पे शपथ तो वही ले रहे हैं ना जो चुने गए हैं। अब तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 6 महीने तक बिना शपथ लिए व्यक्ति रह सकता है। शपथ अंग्रेजी में या संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं में ली जा सकती है। तो ये हमने देखा चैप्टर जो 2 था। अब तीसरा जो चैप्टर स्टार्ट होगा इसमें वो संविधान के विभिन्न मुद्दे हैं, तो अगली वीडियो में हम देखेंगे।